अमीर तो हम सभी बनना चाहते हैं और अलग अलग रास्ते हम इसके ढूंढते रहते हैं। और ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि हम थोड़ा सा प्रॉफिट और कमा लेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे, हमारी इनकम थोड़ी सी और बढ़ जाएगी तो हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसे हम अमीर नहीं बन सकते। आज जिस बुक की बात हम करने जा रहे हैं वो है मिंट योर मनी। इसे लिखा है प्रंजल कामरा जी ने। और तो शुरुआत करते हैं ये बताने से कि हम सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट और कमाने से, थोड़ी सी इनकम और बढ़ जाने से अमीर नहीं हो जाएंगे। क्योंकि अगर सैलरी से ही अमीर होते तो आज जेफ बेजोस दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट मैन नहीं होते। क्योंकि उनकी सैलरी सिर्फ $80,840 है, वो भी एक साल की। ऑथर हमें सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाते हैं, उसके बाद वो जाते हैं कि हम अमीर कैसे बनते हैं। तो हम पहले कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। उन कॉन्सेप्ट्स का नाम है इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, एसेट, लायबिलिटी, नेटवर्थ। जो भी पैसा हमें मिल रहा है, जिस तरीके से भी मिल रहा है, भले ही वो रेंट के रूप में हो, भले ही वो इंटरेस्ट के रूप में हो, जो भी पैसा हमें मिल रहा है वो हमारी इनकम है। जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शौक, किसी भी चीज़ पर, वो सारे हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही हमारी सेविंग्स हैं। इनकम अगर ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो जो पैसे आपके पास बचेंगे वो आपकी सेविंग्स हैं। अब आते हैं एसेट, लायबिलिटी और नेटवर्थ पे। एसेट वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी जेब में पैसा डालें, और लायबिलिटी वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे जेब से पैसा निकालें। एसेट जैसे कि इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, कैश। लायबिलिटी जैसे लोन्स, क्रेडिट्स, एट्सेट्रा। और एसेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस ही हमारी नेटवर्थ होती है। मान लीजिए आपके एसेट्स हैं 20 लाख रुपए के और आपकी लायबिलिटी सिर्फ 10 लाख रुपए की, तो आपकी नेटवर्थ हुई 10 लाख रुपए। तो हमें अगर अमीर बनना है तो हमें इनकम और नेटवर्थ दोनों पर ही ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है पर्सनल कैपिटल पर। अब ये पर्सनल कैपिटल क्या है? पर्सनल कैपिटल डिफरेंस होता है ट्रू एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर बोला है ट्रू एसेट्स। ट्रू एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि आपको सच में कुछ इनकम दे रहे हो, कुछ रिटर्न आपको जनरेट करके दे रहे हो। जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट्स, जैसे आपका घर जिसे आपने रेंट पर दे रखा है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो एसेट हमें इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे वो ट्रू एसेट है। अब सवाल आता है, हम अमीर क्यों बनना चाहते हैं? सिंपल सी बात है, जब भी हमें पैसों की ज़रूरत हो, जब भी हम कुछ खरीदना चाहते हैं, हमारी इच्छा हो, जब भी हम कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास इनफ पैसा हो, हमें कभी भी पैसे की कमी ना हो, इस वजह से हम अमीर बनना चाहते हैं। तो अमीर बनने के लिए, पर्सनल फाइनेंस को बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको 5 चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है: सेविंग्स, डेट, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस और इंश्योरेंस। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग्स के बारे में। सेविंग इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस होता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि सिर्फ इनकम से ही नहीं बल्कि एक्सपेंडिचर से भी सेविंग्स पर फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपनी सेविंग्स बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी इनकम पर ही नहीं बल्कि अपने एक्सपेंडिचर को भी प्लान करना होगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इनकम पर ध्यान दे के अमीर बन सकते हो, तो यार बड़े अजीब आदमी हो। अभी तो कह रहे थे इनकम और नेटवर्थ पर ध्यान नहीं देना है, हमें पर्सनल कैपिटल पर ध्यान देना है अमीर बनने के लिए, और अभी कहते हो कि इनकम पर ध्यान देना है। क्या भाई क्या? अरे भाई रुको, मैं बताता हूँ। जब हम इनकम पर ध्यान देंगे, जब हमारी इनकम बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली अगर हम अपनी एक्सपेंडिचर्स नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी सेविंग्स भी बढ़ जाएंगी, और जब हमारी सेविंग्स बढ़ जाएंगी तब हम उनको ट्रू एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब हम उसे इन्वेस्ट करेंगे तब हमारा पर्सनल कैपिटल बढ़ेगा, और फिर जब पर्सनल कैपिटल बढ़ेगा तो हमारी इनकम फिर से बढ़ेगी, और इसी लूप को कहते हैं लूप ऑफ वेल्थ क्रिएशन। अब सवाल ये भी आ सकता है कि अगर मैं सेव करूंगा तो मैं आज को एंजॉय कैसे कर पाऊंगा? मैं तो फ्यूचर के लिए सेव कर रहा हूँ, और ज़िंदगी का क्या भरोसा, कल क्या हो जाए किसको पता।
बात आपकी सही है, पूरी तरह से ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं आज भी और कल भी, तो आपको बजटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि जब भी हमें सैलरी मिले तब हम अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। 50% पहला हिस्सा, 30% दूसरा हिस्सा और 20% तीसरा हिस्सा। पहले 50% से हम हमारी ज़रूरतों को, हमारी एसेंशियल नीड्स को पूरा करेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीज़ों पर हम खर्च करेंगे अपनी ज़रूरतों के सामान पर। दूसरा 30% हम खर्च करेंगे अपनी इच्छाओं पर, अपनी डिज़ायर्स पर, जो भी हम करना चाहते हैं आज इंजॉय करने के लिए, जैसे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना, EMIs भरना। तीसरा 20% हमें सेव करना है। अब इस तरह के बजट से आप अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर रहे हैं और आज भी इंजॉय कर रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपके सिर पर बहुत कर्जा है तो आप उसको मिटाने के लिए भी बजट सेट कर सकते हैं 35, 45 और 20 के रेशियो में। पहला 35% आपका जाएगा ज़रूरतों के सामान पर, दूसरा 45% आपका जाएगा कर्जे को मिटाने के लिए, तीसरा 20% जाएगा आपकी सेविंग्स के लिए। आप अगर वेल्थ क्रिएशन की प्रोसेस को बढ़ाना चाहते हैं, स्पीड अप करना चाहते हैं अपनी प्रोसेस को, तो आप उसके लिए भी बजट सेट कर सकते हैं। आप 40-40-20 रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको पहला 40% ज़रूरतों के सामान पर, दूसरा 40% इन्वेस्टमेंट पर और तीसरा 20% आपको सेव करना है। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पर, जो है डेट। डेट का मतलब है कर्जा या फिर लोन। अब ऑथर गुड और बैड लोन के बीच का डिफरेंस बताते हैं। वो कहते हैं कि गुड लोन एक ऐसा लोन होता है जो कि आप इसलिए ले रहे हैं जिससे कि आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न मिल सके, जैसे एजुकेशन लोन, होम लोन, बिजनेस लोन। एजुकेशन लोन अगर आप लेते हैं तो आपको लो इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है, आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो सकती हैं फ्यूचर में। होम लोन अगर आप लेंगे तो आपकी घर की वैल्यू जनरली टाइम के साथ बढ़ती रहेगी, आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे और आप अच्छा खासा रिटर्न रेंट पर देकर घर को कमा सकते हैं। और अगर बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस आपका पर्सनल कैपिटल बढ़ाने में मदद करेगा अपनी प्रॉफिट से। तो इसलिए ये सारे लोन अच्छे लोन हैं। अब बात करते हैं बैड लोन्स की। ऐसे लोन्स आपको हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलते हैं, इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। ऐसे लोन्स होते हैं कार लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह। ये ऐसे गुड्स और सर्विसेज होते हैं जो कि ना तो खुद की वैल्यू एप्रिशिएट करते हैं बल्कि खुद की वैल्यू डेप्रिशिएट करते रहते हैं। ऑथर डेट ट्रैप के बारे में भी बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि डेट ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आप कभी भी लोन की अमाउंट को पूरा भर ही नहीं पाते। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपका लोन है 5 लाख रुपए का, आपने इंस्टॉलमेंट उसकी 4,000 रुपये ऑप्ट की है और इंटरेस्ट रेट उसका है 5,000 रुपये, जो कि हर महीने बढ़ जाता है। अब ऐसे में क्या होगा, आप पहले महीने 4,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट भरेंगे पर आपका इंटरेस्ट है 5,000 रुपये, तो वो 5,01,000 रुपये रह जाएगी दूसरे मंथ के लिए। अब जब आप दूसरे मंथ पर इंस्टॉलमेंट दूसरी भरेंगे तब आप उस 5,000 इंटरेस्ट को भी ऐड करेंगे, जिसमें 5,06,000 हो गया टोटल अमाउंट, पर आपने इंस्टॉलमेंट 4,000 रुपये की भरी है, तो अब बचा आपका लोन 5,02,000 रुपये। तीसरे महीने 5,03,000, चौथे महीने 5,04,000, पाँचवें महीने 5,05,000। ऐसे करके करते धीरे धीरे लोन बढ़ता ही जाएगा और आप कभी भी उसको इस इंस्टॉलमेंट के साथ पे ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो इसी को कहते हैं डेट ट्रैप, जहाँ पर आप अपना पूरा अमाउंट लोन का पे ही नहीं कर सकते। तो इसलिए लोन लेने से पहले अपनी कुछ चीज़ों पर ध्यान दें, जैसे क्या मैं उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट अफोर्ड कर पा रहा हूँ, क्या मेरी इतनी नेटवर्थ है जो कि मैं ये लोन को ले सकता हूँ, और क्या ये लोन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मैं इसके बिना नहीं काम चला सकता, और क्या ये गुड लोन है या फिर बैड लोन। तो अब ये भी सवाल आता है कि हमें कितना लोन लेना चाहिए। वैसे तो ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको लोन लेना ही नहीं चाहिए, आप कुछ भी करो
आप लोन मत लो, पर फिर भी अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो आपको लोन कुछ इस तरह लेना चाहिए। पहले कैलकुलेट कीजिए कि आपकी ईयरली यानी सालाना इनकम कितनी है, और टोटल लोन आपकी एनुअल इनकम से 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपकी सालाना इनकम 50 लाख रुपए है तो आपका लोन 10 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट EMI आपकी मंथली इनकम से 10% से भी कम हो, 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वो। जैसे आपकी मंथली इनकम अगर 5 लाख रुपए है तो आपकी 10% यानी 50,000 रुपये से कम की EMI होनी चाहिए। ये समरी भी काफ़ी बड़ी हो रही थी। इसमें अभी तक इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस और इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं की है हमने, तो अगले एपिसोड में हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको इसी तरह की डिटेल्ड समरीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमें बताइए यूट्यूब पर कमेंट करके, या फिर हमें एक ईमेल करके। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हम आगे से इसी तरह की डिटेल्ड समरीज लेकर आएंगे, भले ही वो 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड ही क्यों ना हो, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकें हम। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बुक के सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और टैक्सेशन। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।